बच्चों, आज हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और इसका पहला अध्याय है संरचनात्मक परिवर्तन। तो हम शुरू कर रहे हैं पहला अध्याय और उसका पहला भाग, जिसका नाम है भारत पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 और भाग 1। संरचनात्मक परिवर्तन। संरचना से अर्थ है ढांचा, और इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं शरीर के ढांचे का। और हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें विभिन्न अंग हैं जो कि कुछ नियमों से चलते हैं। तो यह शरीर के संरचना की बात हम समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि समाज की भी अपनी संरचना होती है, और उस संरचना में भी हमारी आवश्यकताओं के बदलने के साथ में धीरे धीरे बदलाव आता है, और इसे हम कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। यानी कि हम इस संरचना में बदलाव लेकर के आते हैं जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं परिवर्तित होती हैं। तो किसी ढांचे या व्यवस्था में बदलाव को हम कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। और भारत में संरचनात्मक परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत पर अंग्रेजी शासन। यानी कि वर्तमान समय में भी यदि हम देखें तो अंग्रेजी शासन ने भारत के वर्तमान को निर्मित किया है। हाँ, यह परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से था, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेपवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत की संरचना को बहुत ही गहनता से प्रभावित किया था। तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा था? तो हम कहेंगे भाषा, विधि व्यवस्था, कृषि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, नगर गांव, सामाजिक सुधार, पहनावा और खान पान। इन सभी क्षेत्रों में जो है अंग्रेज़ों का प्रभाव रहा था और उन्होंने हस्तक्षेपवादी नीतियां अपनाई थी। यदि हम बात करें भाषा की, तो हम जानते हैं अंग्रेज़ों की मुख्य भाषा है अंग्रेजी, और इस कारण वे प्रशासन में भी अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करना चाहते थे। उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो कि अंग्रेजी जानता हो। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि भूमंडलीकृत विश्व में भारतीय अपनी अच्छी अंग्रेजी की पहचान बनाने लगे। इस प्रकार हम कहते हैं कि भाषा के क्षेत्र में भी अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया था और प्रशासन की भाषा अंग्रेज़ी बना दी थी। इसी प्रकार हमारी विधि व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो अंग्रेज़ों ने भारत में संसदीय व्यवस्था को लागू करवाने के प्रयास तो नहीं किए, लेकिन भारत ने उनकी संसदीय व्यवस्था को भारतीयों के लिए उपयुक्त समझा था, और इस प्रकार भारतीयों ने आज़ादी के बाद संविधान में संसदीय व्यवस्था की स्थापना करने की बात की। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी विधि व्यवस्था में भी हमने बहुत बड़े प्रभाव अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप देखे हैं। यदि हम कृषि की बात करें, यदि हम उद्योगों की बात करें, तो इन क्षेत्रों में भी अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप रहा था। इसी तरीके से भारतीयों की शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन आए थे, जिसमें हम बात कर सकते हैं लॉर्ड मैकॉले की, जिन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही बड़े परिवर्तन किए थे। नगरों और गांवों के स्तर पर भी अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेपवादियाँ नीतियाँ अपनाई थी, और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, पहनावे के क्षेत्र में और खान पान के क्षेत्र में भी उन्होंने हस्तक्षेप किए थे। यदि हम बात करें भारतीय परंपरागत पहनावे की, तो हम देखते हैं महिला और पुरुषों का पहनावा जो है परंपरागत रूप से बहुत ही अलग था। जैसे कि हम धोती की बात कर सकते हैं, हम साड़ी की बात कर सकते हैं, हम सलवार कमीज़ की बात कर सकते हैं, हम पगड़ी की बात कर सकते हैं। तो यह उदाहरण है परंपरागत भारतीय पहनावे की। लेकिन अंग्रेज़ी प्रभाव के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारतीयों ने कोट, पैंट, सूट और नेक टाई पहनना प्रारंभ किया था। तो यह हमारे पहनावे पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव था। इसी प्रकार से भारतीय परंपरागत यदि हम खान पान की बात करें तो
भारतीयों के खाने का तरीका था कि वे ज़मीन पर बैठ कर के हाथ से भोजन किया करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के परिणाम स्वरूप हमने अंग्रेज़ों से टेबल मैनर्स सीखे और अब ज़मीन पर बैठने के स्थान पर टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ करके हम छुरी कांटे के प्रयोग से भोजन करना प्रारंभ करने लगे। इसी प्रकार समाज के क्षेत्र में भी हमने अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप देखा था। हम बात कर सकते हैं तत्कालीन समाज की एक प्रमुख बुराई बाल विवाह की, जिसमें 18 वर्ष और उस समय पर 15 और 12 वर्ष के बच्चों का विवाह आपस में कर दिया जाता था। इसके विरुद्ध भी हमने अंग्रेज़ों की उदार व समानतावादी विचारों को देखते हुए महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों की बात अंग्रेज़ों से सीखी थी और समाज में सुधार करने का प्रयास किया था। एक अन्य बुराई उस समय पर विद्यमान थी सती प्रथा, जो कि उत्तर भारत और राजस्थान में भी पाई जाती थी और इसमें भी अंग्रेज़ों ने सुधार करने का प्रयास किया, जिसमें प्रमुखता से नाम लिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का और उनके साथ भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, जिन्होंने मिलकर इसके विरुद्ध कानून बनाया था। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह निषेध की, यानी कि एक महिला जो विवाहित थी कि पति की मृत्यु होने के पश्चात उन्हें पुनः विवाह करने का अधिकार समाज ने नहीं दिया था, उसके विरुद्ध भी भारतीयों ने धीरे धीरे आवाज़ उठाना प्रारंभ किया। यानी कि अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात हमने उनसे उदारता और समानतावादी विचारों की बात सीखी थी, जो कि मध्यकाल में कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज के क्षेत्र में भी अंग्रेज़ों ने बहुत ही गहनता से हस्तक्षेप किया था और यह सुधारों के रूप में भी था। इसी तरीके से हम बात करें गांवों और नगरों की, तो नगरों में हम परिवहन के नियम में यदि देखें तो आज भी हम सड़क के बाएं किनारे चलने की जो प्रथा है हमने अंग्रेज़ों से ही सीखी थी। इसी की तरीके से सड़क के किनारे रेहड़ी वाले या ठेले वालों का जो लगना है वह भी हमने अंग्रेज़ों से ही सीखा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी शासन से भारत में आधुनिक भारत का निर्माण होता है और यह आधुनिक भारत कैसा है, विविधताओं से भरा हुआ है, जिसमें कि परंपराओं का भी स्थान है और उसी में आधुनिक उदार विचारों का भी स्थान है। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ी शासन ने आधुनिक भारत का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें परंपराएं भी हैं और आधुनिक उदार विचार भी हैं और इस प्रकार एक आधुनिक भारत का निर्माण प्रारंभ होने लगता है। इस प्रकार ब्रिटिश शासन जो है वह भारत के लिए सकारात्मक भी था और भारत के लिए नकारात्मक भी था, क्योंकि हम कहते हैं कि उनका भारत में आने का उद्देश्य एक स्वार्थी उद्देश्य था कि भारत के समस्त संसाधनों का प्रयोग करते हुए वे स्वयं के लाभ की बात करते थे और इस कारण वे भारत में ऐसी ही नीतियां लागू करते थे जिससे कि उनको लाभ हो और भारतीयों को हानि हो। इस कारण उनके प्रभाव भारत में नकारात्मक अधिक रहे और सकारात्मक कम रहे, लेकिन दूरगामी परिणामों के रूप में कुछ परिवर्तन जो है भारत के लिए कैसे रहे, सकारात्मक रहे। इस प्रकार अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात कुछ नवीन प्रक्रियाओं का जन्म भी भारत में होता है, जैसे कि हम बात करते हैं औद्योगिकरण की, हम बात करते हैं नगरीकरण की, हम बात करते हैं पश्चिमीकरण की और आधुनिकीकरण की। औद्योगिकरण यानी कि भारत में बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना होने लगी और उन उद्योग धंधों में काम करने के लिए गांवों से नगरों की ओर भारतीयों ने पलायन किया, जिससे कि नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उसके पश्चात हम देखते हैं कि इन नगरों में रहने वाले लोगों का संपर्क पाश्चात्य संस्कृति से होता है और पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों के आने से भारत में चारों प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। भारत में अंग्रेज़ जो हैं एक उपनिवेश की प्रक्रिया को अपना करके
आगमन करते हैं, यानी कि वे भारत को क्या बनाते हैं, अपना उपनिवेश बनाते हैं। लेकिन यह एक वैश्विक अवधारणा है, वैश्विक अवधारणा है, यानी कि यूरोप के अन्य देशों ने भी अपने अपने उपनिवेश अन्य महाद्वीपों में स्थापित किए थे। और इन यूरोप के देशों में हम नाम ले सकते हैं जर्मनी का, फ्रांस का और इटली का। यानी कि इन शक्तिशाली देशों ने अन्य महाद्वीपों में जाकर के अपने उपनिवेश बनाए थे, यानी कि एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन करना, जिसमें कि एक देश कैसा है, शक्तिशाली है और दूसरा कमज़ोर है। तो एक शक्तिशाली देश द्वारा अपने से कमज़ोर देश पर शासन करना क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। और भारत में कौन सा उपनिवेश था, भारत में हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमें अपना उपनिवेश बनाया था। इस प्रकार इससे पूर्व के जो भी विदेशी शासन थे, यानी कि अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले जो भी विदेशी भारत में आए थे शासन करने के उद्देश्य से, उनमें और ब्रिटिश पूंजीवादी शासन में क्या अंतर था। तो हम देखते हैं कि पूर्व के विदेशी शासनों ने भारत की अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप किए थे, जिसका परिणाम यह हुआ था कि वे विदेशी शासन भारत में लंबे समय तक चल रहे थे। इसके विरुद्ध जब हम ब्रिटिश पूंजीवादी शासन की बात करते हैं तो उन्होंने हमारे सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया था। कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि परंपरागत आर्थिक व्यवस्थाओं पर इन पूर्व के विदेशी शासनों ने बहुत ही कम हस्तक्षेप किया था, जिससे कि इनकी सत्ता जो थी वह लंबे समय तक चल रही थी। लेकिन जब हम ब्रिटिश पूंजीवादी शासन की बात करते हैं तो इन्होंने भारतीयों के आर्थिक व्यवसाय में परिवर्तन करने की कोशिश की थी और भारत में किस प्रकार के व्यवसाय होने चाहिए वह भी इन्होंने बताने का प्रयास किया। इसी तरीके से भूमि किसकी होगी, भूमि का स्वामी कौन होगा और भूमि का हस्तांतरण किस प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को किया जा सकता है, उसके नियम भी इन्होंने बनाने प्रारंभ कर दिए। फसलों का निर्धारण इन्होंने करना शुरू किया। वस्तुओं का उत्पादन वितरण का निर्धारण भी अंग्रेज़ों ने करना प्रारंभ कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने जंगलों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि पूर्व में जो जंगल केवल आदिवासी, किसान अथवा गडरिये या चरवाहों के पास था, अब उस जंगल में आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यानी कि अब इन जंगलों में कौन प्रवेश करेगा, यह कौन तय करेगा, यह अंग्रेजी प्रशासन तय करेगा। तो कुल मिलाकर के अब जंगलों में आरक्षित क्षेत्र की घोषणा के परिणाम स्वरूप आदिवासी, किसान और गडरियों का जीवन जो है दुर्लभ हो चुका था और इस प्रकार उन्होंने जंगलों पर भी नियंत्रण कर लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व के जो शासन थे, जो विदेशी शासन थे, उनमें और ब्रिटिश पूंजीवादी शासन में एक आधारभूत अंतर यह था कि इन्होंने हमारी आर्थिक व्यवस्था में पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर लिया था और आम भारतीय जो है वह इस ब्रिटिश पूंजीवादी शासन से तंग आ चुका था। इस प्रकार इस उपनिवेशवाद का एक और प्रभाव यह था कि भारतीयों का क्या प्रारंभ हो गया, परिवहन या आवागमन प्रारंभ हो गया, क्योंकि भारतीय जो थे वह रोजगार प्राप्त करना चाहते थे और इस कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, जिसमें हम बात कर सकते हैं झारखंड से असम जाने का उदाहरण। यानी कि झारखंड के बेरोजगार व्यक्ति जो है असम के चाय के बागानों में कार्य करने के लिए आवागमन या परिवहन करने लगे। यह आवागमन जो था वह गांव से नगरों की ओर ही नहीं था, बल्कि नगरों से महानगरों की ओर भी था। साथ ही साथ यह महानगरों से विदेशों की ओर भी था।
यानी कि हम कहेंगे कि उपनिवेशवाद का प्रभाव यह हुआ कि गांव से लोग नगरों और कस्बों की ओर जाने लगे, नगरों से महानगरों की ओर प्रस्थान करने लगे और कई लोग जो हैं विदेशों में भी जाने लगे और विदेशों में भी परिवहन प्रारंभ हो गया। लेकिन यह परिवहन अंग्रेज़ों की स्वार्थी नीति का परिणाम था। यानी कि विदेशों में किन लोगों को भेजा गया? विदेशों में उन भारतीयों को भेजा गया जो कि विशेष योग्यता रखते थे। और विशेष योग्यता का अर्थ है कि वे भारतीय जो या तो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या फिर वकील हैं। तो अंग्रेज़ों ने इन विशेष योग्यता प्राप्त भारतीयों को भी विदेशों में भेजना प्रारंभ किया अपनी स्वार्थी नीतियों के परिणाम स्वरूप। और इस प्रकार एक नई अवधारणा का जन्म होता है जब ये विदेशों में जाने वाले भारतीय वहीं पर बसने लगते हैं कि भारतीय मूल के लोग कहलाने लगे। यानी कि अब विदेशों में जाकर बसने वाले लोग क्या कहलाए? भारतीय मूल के लोग कहलाए थे। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि इस उपनिवेशवाद का परिणाम क्या क्या रहा? इसमें से एक परिणाम यह भी था कि भारत में एक नए मध्यम वर्ग का उदय होता है। यानी कि भारत में एक ऐसा वर्ग बनता है जो कि अंग्रेज़ों ने अपनी स्वार्थी नीति के लिए बनाया था कि वे प्रशासन में इनकी सहायता ले सकें। और इस मध्यम वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा का भी ज्ञान था और साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान भी था। तो उपनिवेशवाद का एक परिणाम यह था कि भारत में जो पूर्व के दो वर्ग थे, उच्च और निम्न, उसके मध्य में एक नया वर्ग जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं मध्य वर्ग की अवधारणा। और यह अंग्रेजी उपनिवेशवाद का परिणाम था और इन्हें एक निश्चित वेतन भी मिलता था। तो इस प्रकार प्रशासन में सहायता के लिए अंग्रेज़ों ने एक नया मध्यम वर्ग भी बनाया। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि इन मध्यम वर्ग के लोगों ने भारत में नव जागरण का कार्य भी किया था, क्योंकि हमने कहा कि यह अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त कर चुके थे। इस कारण इन्होंने विदेशों में हो रही क्रांतियों को ध्यान से पढ़ना प्रारंभ किया कि विदेशों में भी उपनिवेशवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का शोषण किया जा रहा है। तो उन्होंने अंग्रेज़ों की नीतियों को समझना प्रारंभ किया और पश्चिमी शिक्षा पद्धति के परिणाम स्वरूप वे अंग्रेज़ों की शासन प्रणाली के उद्देश्यों को समझने लगे कि वे भारतीय संसाधनों का सिर्फ और सिर्फ शोषण करना चाहते हैं और उसमें भारतीयों का विकास कहीं भी नहीं हो सकता। इस प्रकार छद्म व अप्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि इस मध्यम वर्ग में राष्ट्रवादी चेतना आ गई, यानी राष्ट्रवादी चेतना का उदय होने लगता है और इस मध्यम वर्ग से वह राष्ट्रवादी चेतना जो है वह भारत के आम नागरिक तक पहुंचने लगती है। यानी कि अब ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरोधी चेतना का जन्म होने लगता है और उसका स्वरूप जो था कैसा था? पूंजीवादी था। यह भी भारतीयों को समझ आने लगता है। यानी कि पूंजीवादी स्वरूप के अंतर्गत हम कहेंगे कि इस अंग्रेजी शासन ने अपना एक ही अंतिम उद्देश्य रखा था पूंजीवाद के अंतर्गत, और वह था कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। यानी कि मध्यम वर्ग यह समझ चुका होता है कि भारत में अंग्रेजी शासन क्यों आया है और उसका उद्देश्य क्या है और इसकी पूंजीवादी नीतियां भारत पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकती हैं। तो पूंजीवाद का अर्थ होता है कि एक आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथों में होता है। यानी कि एक ही व्यक्ति है या एक समूह है जिसके हाथ में राजनीति भी है, जिसके हाथ में अर्थव्यवस्था भी है
इसी व्यक्ति के हाथ में शिक्षा व्यवस्था भी होगी और इसी व्यक्ति के हाथ में विधि या कानून व्यवस्था भी होगी। तो कुल मिलाकर के पूंजीवादी व्यवस्था में यह होता है कि एक समूह या कुछ विशेष लोगों के हाथों में सभी क्षेत्रों का अधिकार या नियंत्रण होता है और वही राजनीति की नीतियां तय करते हैं, वही अर्थव्यवस्था की नीतियां तय करते हैं, वही शैक्षिक नीतियां तय करते हैं और वही कानून का निर्माण भी कर रहे होते हैं। तो यह मध्यम वर्ग को समझ आ गया कि भारत में पूंजीवादी नीतियां अपनाई जा रही हैं और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहिए था भारतीय संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए। और इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि पूंजीवादी उपनिवेशवाद से भारत में राष्ट्र राज्य की संकल्पना का उदय होता है। और राष्ट्र राज्य क्या होता है? यानी कि एक विशेष क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता की भावना और स्वतंत्रता की भावना आने लगती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की पूंजीवादी नीति के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास होने लगता है कि अब भारतीयों को यह समझना होगा कि यह पूंजीवादी शासन या यह विदेशी शासन जो है यह अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए भारत में आया था और इसे यहाँ से वापस जाना ही होगा और हमें इसके लिए राष्ट्र के रूप में संगठित होकर संघर्ष भी करना होगा। इसी के लिए हमने कहा कि भारत में किसका शासन होना चाहिए? भारत की जनता का शासन ही होना चाहिए, ना कि किसी विदेशी शक्ति का। तो हमने प्रजातंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया, यानी कि भारतीय जो है संगठित होकर के एक साथ इस प्रजातंत्र की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते हैं और कहते हैं कि यह स्वतंत्रता जो है वह हमारा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है और इसीलिए हमें स्वतंत्रता मिलनी ही है। और यह कहते हैं लोकमान्य तिलक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय जो है प्रजातंत्र की स्थापना के लिए किस प्रकार संघर्ष करते हैं और अंत में जाकर 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। तो इस भाग में हमने देखा कि भारत पर अंग्रेज़ी शासन का प्रभाव किस प्रकार का रहा था। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।